नमस्कार साथियों, टॉपर स्टॉक की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने नवरत्न वैष्णव का इंटरव्यू किया था और इस बार जो है मैं आपके लिए एक और प्रतिभा को लेकर आया हूं जिनका काफी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और इवन मैं आपसे अभी गिना भी नहीं पाऊंगा। कई सारे एग्जाम में उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। फिर भी अगर मैं कुछ के बारे में बताना चाहूँ तो उनका रेलवे में गुड्स गार्ड के रूप में सिलेक्शन हुआ है, RVUNL में उनका जूनियर केमिस्ट के रूप में सिलेक्शन हुआ है, LIC ADO में वो वर्क कर चुके हैं, 10+2 के थ्रू जो CBI में LDC का काम उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अभी फिलहाल CGDA में ऑडिटर के पद पर पुणे में काम कर रहे हैं और अभी रिसेंट में 2017 का जो फाइनल रिजल्ट थोड़ा टाइम पहले आया था उसमें एक्साइज या कहेंगे GST इंस्पेक्टर के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। इतने सारे वेरियस सेक्टर में सिलेक्शन लेना और सफलता के गुर सीखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मिस्टर नरेंद्र कुमार से, जिनका इतने सारे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और ये वो लिस्ट है जहाँ पर इनका फाइनल सिलेक्शन है। कई सारे में तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि इन्होंने एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि ये सारे सिलेक्शन हो रखे हैं और कुछ इनका ये भी रहा है कि लास्ट में जाकर एक दो एग्जाम इनका नहीं हुआ है। तो वो सारे अगर इंक्लूड कर ले तो काफी सारी लंबी लिस्ट बनती है। आज हम जानेंगे इस इंटरव्यू में इनके माध्यम से कि सफलता के लिए इन्होंने कौन सा पाथ लिया है, क्या इन्होंने माइनूट चीजें ध्यान रखी है, किस तरीके से आप भी मोटिवेशन लेकर ये पाथ फॉलो कर सरकारी नौकरी का जो सपना है आपका साकार कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सर को बधाई देना चाहूँगा इनके सर को, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर पढ़ा भी चुके हैं यहाँ पर धाकड़ कॉन्सेप्ट में। तो कई सारी बार जो है हमारे बीच में डेकोरम होता है तो मैंने इनको बताया है कि इनके सर, मैं इनको बोलता हूँ वैसे नरेंद्र कुमार नाम है और कई बार ये रहता है कि हम इनको इसी नाम से जानते हैं, तो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट भी हमारे साथ में इनका रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से जो सिलेक्शन लिए हैं, कई सारे सिलेक्शन आपने लिए हैं, अलग अलग फील्ड भी चेंज की हैं, तो इन सारी सफलताओं के पीछे क्या बेसिक रणनीति आपकी काम करती है? बेसिक रणनीति मेरी सबसे पहले ये रही थी कि सबसे पहले जंग आप मैदान में जीतने से पहले अपने मन में जीतते हैं। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो पहले उसके लिए आपकी सोच पक्की होनी चाहिए, आपको कुछ ठान लेना चाहिए कि आपको करना है और आपको करते समय मैदान कभी नहीं छोड़ना है और आपको फाइनल प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वो ये रहा कि मेरा एकेडमिक स्कूल करिकुलम ही मैं उस समय से स्ट्रांग रहा हूँ इतना पढ़ने में कि मेरे को आगे दिक्कत इतनी नहीं आई। लेकिन हाँ, मेरा एक टारगेट था SSC CGL क्रैक करना, तो मैंने फोकस SSC CGL को किया था। एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहा था CGL के लिए मैं। लेकिन उसके बावजूद जब नौकरी नहीं थी तो कई सारे फॉर्म्स आते थे, मैं सबके लिए अप्लाई कर देता था क्योंकि जॉब में जाना चाहता था मैं। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ मेरी मेहनत, कुछ धाकड़ कॉन्सेप्ट का मार्गदर्शन रहा और टीचर्स यहाँ पे गुरु मेरे को बहुत अच्छे मिले, तो इनके थ्रू मेरे सारे के सारे पेपर क्लियर हो गए। क्योंकि हर एग्जाम्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो सेम ही है, चेंज आता है तो कुछ जीके के तरीकों में, जीके के क्वेश्चंस में चेंज आ जाता है। किसी में स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है तो किसी में करंट जीके ज़्यादा आती है। बैंक और SSC का कंपेयर करें तो जैसे रेलवे कहें तो साइंस पे थोड़ा फोकस रहता है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लगभग 20 to 30% ही एग्जाम्स में चेंज आता है। तो आप किसी एक एग्जाम को पहले जो आप बनना चाहते हैं पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक इंस्पेक्टर की छवि होनी चाहिए, आप उसको लेके चलें कि मेरे को इंस्पेक्टर बनना ही है, तो आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हुए हैं और कई लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा एक हो जाए तो ठीक है, आपको डिलेमा नहीं हुआ कि कभी ये ज्वाइन करना है या वो ज्वाइन करना है, इसमें जाऊं किस में जाऊं, कौन सी नौकरी लूं? जैसा कि सर ने कहा कि डिलेमा एक्चुअली कई बार होता था। ऐसे तो मैं क्लियर था कि मेरे को जाना CGL में, मैं अभी जॉब में हूँ, जो भी CGL के थ्रू जॉब में ऑडिटर लगाऊँ मैं, और आगे मैं इसके बाद CGL का ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे आगे इंस्पेक्टर लगाऊँ, तो मैं वही इंस्पेक्टर ज्वाइन करने वाला हूँ। हाँ, पेपर मेरे बहुत सारे क्लियर हुए। वो ये था कि एक तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरे को फॉर्म्स तो फिलअप करने ही थे, तो मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम दिए तो क्लियर भी हुआ। लेकिन डिलेमा कभी नहीं रहा। मेरे पापा ने भी कहा, हमेशा मेरा सपोर्ट किया कि तूने तैयारी जिस चीज़ के लिए तू उसी में ही जा, तेरे को जो बनना है तू वो कर। तो फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट रहा, फैमिली का मार्गदर्शन रहा हमेशा से। उन्होंने कभी टीज़ नहीं किया ज़्यादा, हमेशा सपोर्ट किया कि पढ़ाई कर, अपने ड्रीम्स परस्यू कर, तो सबका बहुत योगदान रहा है। सर आपको आगे मैं चाहूँगा कि और आप आगे बढ़ें और कई सारे एग्जाम्स आप क्लियर करें अगर आपका और कोई ड्रीम है तो। मैं ये पूछना चाहूँगा कि CGL की जहाँ हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो CGL में एडवांस मैथमेटिक्स का काफ़ी पोर्शन आता है और कई सारे लोगों के मन में ये धारणा भी रहती है कि जो साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति है उसके लिए काफ़ी अपर हैंड रहता है और आर्ट्स वालों के लिए वो नहीं कर पाता या सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो कहीं आपने ऐसा फील किया है कि आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं निकलते हैं इसमें?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रांति कहूँगा, भ्रम कहूँगा मैं। अगर आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं खुद बायो बैकग्राउंड से हूँ, बायोलॉजी रही है मेरे पास ग्रेजुएशन से, एमएससी की है मैंने केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे मेरा मैथ्स का कोई रोल नहीं रहा है कहीं पे भी। 10th के बाद से मैंने मैथ्स छूट ही गई थी लगभग मेरे से। फिर जब मैं कंपटीशन में आया, पढ़ने लगा, तो सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर हो गई थी, क्योंकि बेस तो खैर स्कूल में स्ट्रांग हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद में जो भी चीज़ आती थी उनको फर्दर ग्रूम किया, अच्छा किया। और जहाँ तक एडवांस मैथ्स की बात है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा बनेंगे। और एडवांस मैथ्स बहुत बहुत बड़ा पोर्शन रखता है। सीजीएल की बात की जाए, सीजीएल एसएससी के एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। एक पूरा पेपर आता है मेंस का, वो तो खैर 200 मार्क्स का होता है, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से लगभग 50% क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे एडवांस मैथ्स में, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट लगाइए, पहले मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आजकल सोशल मीडिया के एज में हम जी रहे हैं, कई सारे लोगों में भटकाव आ जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे भी अगर कुछ चैनल को देख रहे हैं तो दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया किसी तरीके से हमारी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है? सोशल मीडिया, जैसा कि सर ने कहा, भटकाव आ जाता है। लोग आपके पास में बहुत सारी चीज़ें भटकाने के लिए, सोशल मीडिया भी उनमें से एक है। लेकिन आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली लेंगे, अगर आप कंपटीशन के अंदर उसको पॉजिटिवली लेंगे, तो आजकल आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहेगा सोशल मीडिया का। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतने सारे एजुकेशनल ग्रुप्स वहाँ पे बने हुए हैं कि वहाँ पे आप दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं बैठ करके। सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे इंस्टीट्यूट के ग्रुप बने हुए, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, मैंने वहाँ पे खाली 2 साल तक रिप्लाई करके भी मैथ्स इंप्रूव की है। तो आप चाहे तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही आप अपने अंदर लें। तो आपने डाउट सोल्व किए लोगों के, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट है। मैंने व्हाट्सएप पे, जैसे अगर मैं धाकड़ कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे धाकड़ कॉन्सेप्ट में, जैसे सर ने कहा कि मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी रहा था, लेकिन ये मेरे को एनके सर के नाम से जानते हैं। एनके सर मेरा नाम स्टूडेंट्स ने रखा था यहाँ के। वो स्टूडेंट्स ने ऐसे रखा था कि मैं व्हाट्सएप पे दिन भर डाउट सॉल्व करता था। यहाँ के स्टूडेंट्स मेरे को जानते भी नहीं थे, उन्होंने शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन मैं दिन भर उनके डाउट सॉल्व करता था। तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार से एनके सर पड़ गया। तो फिर बाद में मैं यहाँ आया अपनी सेवा देने के लिए, मेरे को सर ने मौका दिया। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, उसी तरीके से आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ रही है। इवन अभी हम कोरोना की बात करें तो उसके बाद से तो कई सारे लोग इसमें आगे आए हैं और घर बैठ के पढ़ने का प्रचलन भी हो गया है। तो क्लासरूम से घर बैठ के पढ़ने को आप कैसे कंपेयर करते हैं और क्या घर बैठ के भी लोग सफलता हासिल कर सकते हैं? देखिए, पहले तो क्लासरूम की बात करें। क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है वो घर बैठ के तो टीचर से नहीं कहूँगा मैं होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं टीचर से। आप उसी टाइम हैंड रेज करके सवाल कर लेते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको घर बैठ के पढ़ने की, आपको मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करूं, आपको मैं दूसरे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो उसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है, एक तो आप घर बैठ के आप कभी भी पढ़ सकते हो उसको, और दूसरा यह है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग शहर नहीं आ सकते, जो लोग मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सस्ता और बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। वो इसलिए कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आते हैं तो उनको किराया रूम का रेंट देना पड़ता है, उनको यहाँ खाने पीने के लिए खर्चा देना पड़ता है, उनके माँ बाप पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो आप उस प्लेटफॉर्म को बहुत पॉजिटिवली लीजिए और वहाँ से पढ़िए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके रह जाते हैं वहाँ पे डाउट्स, जो आप क्लासरूम में जो आपके सॉल्व हो जाते थे वैसे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप तक पहुँच करके उन डाउट्स का भी निवारण कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे हमने भी जब ऑफलाइन हम लेते थे तो काफ़ी हमारी फीस उस तरीके से रहती थी, क्योंकि ऑफलाइन के खर्चे भी उतने रहते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन में हम ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकते हैं तो पर यूनिट जो है, पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहती है और उनमें शेयर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि प्रिपरेशन के दौरान क्या कभी आपके जीवन में ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का रहता है, और जो उधर उस साइड कैमरे के उस साइड देख रहे हैं, बैठे हैं, उनमें से 100% लोग वही हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या वो तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से 80-90% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं असफलता का सामना भी कर चुके होंगे। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया और कैसे टैकल किया उसको? ऐसा मोमेंट मेरे साथ में 2 बार आया एक्चुअली। मैं कहूँ तो अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फाइनल 2014 सीजीएल और 2015 सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचा था। मैं दोनों बार आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होने से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड तो हो गया था एक बार कि अब शायद क्विट कर देना चाहिए मेरे को पढ़ाई से।
तो लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, आखिरी क्या पता कि मतलब मैं बहुत बहुत पास में हूँ और मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ मैदान। तो फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। फिर मैंने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम तो क्लियर करेंगे। तो फिर मैंने CGL 2016 की प्रिपरेशन की। तो मैं CGL 2016 में एज ए ऑडिटर लग गया। और CGL 2016 के साथ में उसी ड्यूरेशन में मैंने सारे जितने फॉर्म्स भरे थे, बाय गॉड ग्रेस और बाय मेरी मेहनत रही और कुछ मार्गदर्शन मेरे को बहुत अच्छा मिला कि मैंने जितने फॉर्म्स भरे थे मेरा सब में सिलेक्शन हुआ। फाइनल सिलेक्शन जिसको कहते हैं ना, पोस्टिंग समेत सिलेक्शन हुआ। मेरे को एक BA में भी असफलता हासिल नहीं लगी। हाँ, कुछ एग्जाम्स मैंने जिनके फॉर्म्स और भर रखे थे मैंने वो बीच में ही छोड़ दिए, उनका पहला चरण क्लियर करके या दूसरा चरण क्लियर करके, ताकि मेरे को पता था मेरे को अब जाना ही नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो इस वजह से मैंने कुछ एग्जाम बीच में क्विट कर दिए थे, ताकि जिससे बाकी स्टूडेंट्स की सीट ना जाए उन पेपर्स में जहाँ मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही नहीं। तो ये है कि आप मेहनत कीजिए बस। कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो स्टडी को बहुत हैवी तौर पर लेते हैं कि भाई हमें 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। मैं कई बार बोलता हूँ स्टूडेंट को कि भाई आपको वहाँ जाके भी तो 8 घंटे जॉब करना ही होती है, और आप तो शायद 1-1.5 साल से ऑडिटर 2 साल से ऑडिटर के पद पर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पढ़ना उतना ही है जैसा जॉब करने जैसा है, या उससे भी ईजी है पढ़ना? पढ़ने की बात कहूँ तो मैं अगर आप सामाजिक प्रेशर ना लो तो पढ़ना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो, क्योंकि आप पढ़ते समय परेशान सिर्फ समाज के प्रेशर से हो जाते हैं, और किसी से अगर आप में क्षमता है तो जो आपके खिलाफ आज बोल रहे हैं वो कल आपके फेवर में बोलेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे। तो नौकरी करना तो खैर आसान भी है, मुश्किल भी है, वो उस पर पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जॉब चाहता है। लेकिन हाँ, पढ़ना इज़ ए ईजीएस्ट जॉब जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मेरे को आज भी मैं पढ़ता हूँ, मेरी इतनी नौकरी लग गई है, आज भी मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे को टाइम निकालते ही पढ़ता हूँ, और आज भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर्स, डाउट आज भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं DC के ग्रुप्स में। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बाद में जाकर जो है जॉब मिल जाएगी तो हमें बहुत आसान हो जाएगा, अभी का मुश्किल दौर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हम जॉब में जाने के बाद भी चीज़ें रहती है। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये तो आपकी जीवन की शुरुआत है। कई सारे आपके सामने दुविधाएं, चिंताएं और स्ट्रगल का पीरियड आएगा, उसी से एक आदमी निखर के अच्छा बनता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि SSC और रेलवे ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो क्या किसी स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो ये एग्ज़ाम भी दे और वो एग्ज़ाम भी दे, या इनमें कुछ डिफरेंस है कि भटकाव नहीं होना चाहिए, उसे एक ही टारगेट लेके चले, ऐसा कुछ आप सोचते हैं? इसके बारे में तो मैं पहले तो आपके फोकस के बारे में कहना चाहूँगा। मैं SSC और रेलवे में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है काफ़ी सारी, क्योंकि रेलवे का पोर्शन थोड़ा अलग है। रेलवे में जम्बल्ड क्वेश्चन आते हैं, SSC के अंदर सब एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, और रेलवे के अंदर उस तरह से नहीं आते, मैथ्स के कहीं पे बीच में डाल दिए, बीच में साइंस के आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, इस तरह से रेलवे के अंदर प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कि आप SSC के प्रिपेयर करते हैं तो आप रेलवे निकाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, रेलवे निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि रेलवे का कोर्स लगभग सेम ही है, उल्टा ईजी पड़ेगा, रेलवे बहुत ईजी पड़ेगा SSC के मुकाबले। तो आप रेलवे को ऑप्शन साथ में लेके चल सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप अगर सिंगल फोकस कर रहे हैं रेलवे, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे स्ट्रीम्स हो जाते हैं आगे जाकर के, क्योंकि फिर उनके सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ता है उनको अलग से। अगर आप एक जनरल एग्जाम की बात करें तो आपका रेलवे प्री जो होता है जनरल, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK आती है, वो आप वैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपने SSC की पढ़ाई ढंग से कर रखी है। और यही मैं कहूँगा, अगर आपने रेलवे का ढंग से पढ़ रखा है तो वहाँ पे आपका SSC भी प्री तो निकल ही आएगा। तो आगे आपको मेहनत करनी है, वो सेकंड स्टेज के लिए करनी है, वो भी आपको बहुत पहले से सोच के चलना पड़ेगा कि आपको करना क्या है उसमें, क्योंकि रेलवे की स्ट्रीम्स आ जाती हैं तो आगे वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एक जनरल नॉन टेक एग्जाम के लिए तो ठीक है, आप निकाल लेंगे, लेकिन आप अगर टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको सकता है। SSC भी कई सारे एग्जाम अपने आप में करवाती है, CHSL हो गया या CGL हो गया, CP हो गया, बहुत सारे एग्जाम कराती है। लेकिन जैसे CGL की, अगर हम परफेक्टली CGL की फोकस्ड बात करें तो प्रीलिम्स में तो वहाँ पर GK भी आता है, रीजनिंग भी आती है, और मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स आती है। तो सबसे पहले तो मैं GK के बारे में जानना चाहूँगा सर कि GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत वास्ट भी होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उसके, और आजकल तो करंट अफेयर्स आने के बाद में और वेटेज कम हो गया है। तो ये जो स्टैटिक GK का पोर्शन है, ये कैसे तैयार करना चाहिए, या हमें छोड़ देना चाहिए? कि लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी छोड़ देना चाहिए, 2-4 नंबर का तो आता है, लेकिन मुझे लगता है उससे रैंक उनकी प्रोवाइड। हाँ, मैं ये नहीं कहूँ छोड़ देना चाहिए,
छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रह गया। एक टाइम में था कि जीके छोड़ देते थे तब भी हो जाता था क्लियर, लेकिन अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने लग गई है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कोई पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, उस पोर्शन को इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए, ज़्यादा खोदिए मत, क्योंकि इतना डीप में जाके नहीं पूछा जा रहा है जहाँ तक मैंने देखा। आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं जीके में। तो आप ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, एक आपका फील्ड होता है ग्रेजुएशन तक कि आप आर्ट साइड से हैं, आप साइंस साइड से हैं, तो आपकी एक चीज़ स्ट्रांग हो जाती है कि हमको ये आता है। जैसे कॉमर्स वालों को इकोनॉमिक्स ज़्यादा बेटर आती होंगी, आर्ट्स वालों को हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा है, तो एक फील्ड तो उनका वैसे ही स्ट्रांग होता है, तो दूसरे फील्ड पे काम करना होता है, तो आप उन पे काम कीजिए जो आपकी वीक हैं, और तो फिर सिलेक्शन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। खैर वैसे छोड़ना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि एसएससी ऐसा फील्ड है जहाँ पर प्रीलिम्स के मार्क्स जो है मेंस में और फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं, तो हमें अच्छे से उसकी तैयारी अच्छे से एक्चुअली प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस तक क्या आपके ना, ये जब तक आपकी नौकरी रहेगी ना तब तक आपकी एसएससी सीजीएल की रैंक काम आएगी आपके प्रमोशन के अंदर। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको फ्यूचर का अपने 30 साल का करियर लेके चलना है, तो सब कुछ देखना पड़ेगा। ज्यादा रैंक पर रहता है उस विद्यार्थी का प्रमोशन में, हाँ कहीं ना कहीं उसकी रैंक की वजह से उसका वो थोड़ा पीछे हो जाता है। एक मैथमेटिक्स में जैसे हमने बात की कि एडवांस मैथमेटिक्स का 40 पोर्शन आता है, तो वो आपने बताया कि हमें ग्रुप बना के या इस तरीके से डाउट सॉल्व करके हमें करना चाहिए। इंग्लिश के बारे में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में बहुत सारे जो नरेशन हो गए, अपोजिट वन वर्ड हो गए, आपके ये सिनोनिम्स हो गए, ये बहुत सारे फिक्स्ड पोर्शन आते हैं एसएससी में। तो इसके लिए कई लोग बोलते हैं इनको रटना ही एक सॉल्यूशन है, तो आपने कैसे तैयार किया सर इनको? वन वर्ड, सिनोनिम, इनका वन वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स और एक्टिव पैसिव नरेशन, और ये सब जो फिक्स पोर्शन हो गया, ये इनके लिए जैसे पहले तो मैं खाली वोकैब की बात करूं, जो सर बता रहे थे वन वर्ड्स हो गए, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव नहीं, वन वर्ड्स हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, इन पोर्शन को मतलब मैं तो डेली लिख लेता था, मतलब मेरा डेली बेसिस पे पढ़ाई होती थी कि मैंने एक कॉपी बना रखी थी जहाँ पे मैं वन वर्ड्स डेली इतने लिखता था और उतने ही मैं एंटोनिम, सिनोनिम्स लिखता था, और उतनी ही बाकी वोकैब जो मेरे को पढ़नी है, जिनके मीनिंग्स मेरे को नहीं पता है, वो लिखता था। तो वो मेरे को डेली, मैं उनको डेली रिवाइज करता था। मैं रट्टा मारने तो नहीं बैठ जाता था कि एक एक शब्द मेरे को याद करना है कि ये याद होना ही चाहिए, आज ही याद हो जाना चाहिए। तो मैं डेली लिख लेता था, वहाँ से पढ़ता था। और जो एसएससी का ईजिएस्ट पार्ट है, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया और एरर फाइंडिंग हो गया, ये बहुत ईजिएस्ट पार्ट है, क्योंकि ये ना फिक्स पैटर्न पे चला आ रहा है काफ़ी सालों से। बहुत ईजी पोर्शन है। आप एक क्लास लोगे तो नरेशन आपको 2-3 घंटे में आ जाएगा, एक्टिव पैसिव आपको 2-3 घंटे में आ जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एरर फाइंडिंग, और उतने अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि एसएससी का इंग्लिश पोर्शन थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ईजी बहुत है, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब हम एक बार पढ़ना चाहिए, उसका बार-बार रिवाइज करें तो हमारा अच्छा स्कोर इसमें हो सकता है। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, जैसे मैं बताऊं तो मैं हमेशा पॉकेट में रखता था अपने एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस वगैरह हो गए। मैं जिस दिन का लेता था ना, वो पॉकेट में किताब बना के रख लेता था, मतलब उसको पढ़ता रहता था कहीं पे भी। जैसे 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ तो खोल के एक बार कागज खोल के देख लिया मैंने आज क्या लिखा है। तो मेरा थोड़ा सा रहा है ऐसा। मेरे को ये नहीं पता कि सही में वापस कोई दूसरा फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा रहा है, मैं ये सही बताऊं तो मैंने वहाँ से मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, तो मेरी वहीं से ही हुई है शायद। धीमे धीमे बूंद बूंद से घड़ा भरा है मैंने, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं वीक था, मैं वोकैब में बहुत वीक था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आज भी मैं सीजीएल का पेपर दे के आ जाता हूँ। मेंस का दिया था मैंने 2018 का, वहाँ मेरे 170 मार्क्स है, जबकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी इंग्लिश में। जो लोग नए जुड़े हैं, अभी नया प्रिपरेशन चालू की अभी 2-4 महीने हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, क्योंकि पुराने लोगों को तो सब पता रहता है। तो उन लोगों को क्या आप स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे कि वो शुरुआत में क्या चीज़ें उनको डॉन्ट्स और डूज होगी, कि उनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कहाँ पर अपना फोकस लगाना चाहिए, ताकि कम समय में जो है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे मुकाम पर पहुँचा पाए? जो लोग नए लगे हैं उनके लिए तो सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि अननेसेसरी पढ़ते रहते हैं, बुक्स ले लेते हैं, किताबें ले लेते हैं, कहीं से कोई गाइडेंस नहीं होती उनको। सबसे बड़ी बात है, अगर उनको पहले से उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ देख रखे हैं या कहीं से कुछ उनके घर में कोई रिलेटिव्स लगे हैं उस फील्ड में, उनको गाइड कर देते हैं, तब तो अच्छा है। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो फील्ड बार बार चेंज करते रहते हैं, कभी बैंक में जाते हैं, कभी एसएससी में जाते हैं, कभी रेलवे ट्राई करते हैं,
तो उसमें वो हर जगह से रह जाते हैं। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं इनिशियल लेवल पे जिनको भी कहा कि एक पर्टिकुलर एक जगह जहाँ पे तैयारी करवाई जाती है वहाँ से गाइडेंस ली जाए आपको। वो लोग आपको घोल के नहीं पिलाएंगे, सीधी सी बात है, पढ़ना आपको ही है, बट इतना कहूँगा कि वहाँ से आपको एक तरीका मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगा पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जो नए हैं उनके लिए यही मैं कहना चाहूँगा। मतलब इसमें हम सिलेबस वगैरह को देख लें कि भाई क्या पढ़ना है हमें, और सिलेबस वगैरह एक्चुअली मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस तो खैर मिल जाता है आपको, जैसे ही वैकेंसी, जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस होता है, लेकिन उस सिलेबस में भी होता है कि कैसे पढ़ना है, उसको तरीका क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना, मेथड्स क्या है, मेथड्स क्या है, हाँ मेथड्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। जैसे सही कहूँ तो मेरे को भी काफ़ी, मैं बेसिक ऑर्थोडॉक्स मेथड्स पे काम किया शुरुआत में मैंने, फिर बाद में मैंने अपग्रेड किया अपने आप को। तो आप सीधा अपग्रेड में जाइए आजकल, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है, तो ऑर्थोडॉक्स मेथड्स पे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन बोर्ड पे होता है तभी आंसर दे देते हैं, तो उतना टाइम नहीं है आज के टाइम में कंपटीशन में कि आप बहुत टाइम लीजिए ऑर्थोडॉक्स मेथड्स को फॉलो करके। नए विद्यार्थी जो है एक्चुअली वो कई बार इसलिए भी पीछे खींच लेते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी बदनाम रही है इसके लिए कि 2 साल 3 साल में पूरा एग्जामिनेशन पूरा कराना, इवन रेलवे भी छोटा भाई ही लगता है उसका मुझे तो जो नए विद्यार्थी हैं वो कई बार इससे परेशान भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतने टाइम में एग्जाम होते हैं, तो क्या इस फील्ड में एसएससी रेलवे में जाना चाहिए, या अभी कुछ आपको लगा है कि सुधार हुआ है इसमें? एक्चुअली एसएससी सुधार की तरफ ही बढ़ रहा है हर वक्त, लेकिन कुछ तो क्या कारण ऐसे हो जाते हैं कि जिससे एसएससी खुद नहीं बच पाता, जैसे कोर्ट केसेस हो गए, अब उसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, उसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पे एसएससी भी अपने हाथ क्या करे जब तक कोर्ट से उनको झंडी ना मिले। लेकिन हाँ, बाकी बच्चों के लिए कहूँगा कि हारने की जरूरत नहीं है, एसएससी अपना काम टाइम से कर रहा है। आप ये मान के चलिए, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इस दुनिया में कोई बेईमान नहीं है, ये मान के चलिए, कहीं बेईमानी नहीं, कहीं धांधली नहीं सिलेक्शन में, सब जगह ईमानदारी से काम हो रहा है। जब आप ये सोचेंगे, अपने दिमाग में इतनी सी भावना रखेंगे, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना आप बाद में नहीं हो पाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को जिम्मेदार ठहराएंगे और फाइनली आपको पता लगेगा कि इसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार था जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि एसएससी टाइम लेता है। अब टाइम पर खैर एक साल में एसएससी के तीनों एग्जाम होकर के ज्वाइनिंग पहले मिल जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसके कई सारे जेन्युइन कारण हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि जेन्युइन ना हो। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, नौकरी आपको परफेक्ट पक्का मिलेगी, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ 2016 में, एक केस उसमें भी है, 17 में केस था, वो क्लियर हुआ, फिर क्लियर हो गया वो केस, लेकिन ज्वाइनिंग लेट हो गई, ज्वाइनिंग लेट हुई, फिर कोरोना वायरस आ गया, उसके कारण लेट हो गई। तो अभी तक मैं 2016 वाली ज्वाइनिंग में ही वर्क कर रहा हूँ। तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे, ताकि एक मूल मंत्र जो हम कहें गुरु मंत्र में, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसको रखें याद कि हाँ ये जो है मैं हमेशा याद रखूँ। और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है हमारे सोशल कल्चर में भी है, और आज के टाइम में जो प्राइवेट नौकरियाँ जा रही हैं उसमें भी कई लोग चाह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप कुछ उनको अंतिम पंच लाइन बताना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि हाँ हम तैयारी कर सकते हैं, मोटिवेट हो, आगे बढ़ें इस फील्ड में? मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप कर सकते हैं, आपको पता है आपकी लग सकती है नौकरी, तो आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी। आप तैयारी कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल मंत्र तो ऐसा मैं कोई मेरा खुद का भी नहीं बना पाया, बस यही था कि हाँ मेरे को पता है कि मेरे को एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो करना है, तो मैंने इसी को टारगेट किया था। एक फोकस रहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि फोकस्ड रहिए, टारगेट बनाइए अपना, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए और डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर होंगे। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, छोड़िए मत, मैदान छोड़ के भागिए मत। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप सक्सेस से शायद एक कदम भी दूरी पे नहीं थे, आप वहाँ से वापस पलट गए। तो उस चीज़ को छोड़िए मत, करिए, संघर्ष करना पड़ेगा, बस इतना है। थैंक यू सो मच आपको यहाँ आने के लिए और टाइम देने के लिए, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आपको एग्जाम दे रहे तो सफलता वहाँ पर मिले, और ये भी चाहूँगा साथ में कि हमारे जितने भी धाकड़ परिवार के विद्यार्थी हैं वो गाइड करते रहें।